क्या आप सोच सकते हो कोई इंसान आपसे प्यार का नाटक करे, आपसे शादी करे और अगले ही पल आपको जहर देकर मार डाले। यह है एक ऐसे किलर की कहानी जिसने 20 से ज़्यादा औरतों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया है और उनसे शादी की, फिर उनसे स्वागरात मनाकर उन्हें पोटेशियम साइनाइड देकर मार दिया। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है द डूम और मैं आपको ले जाने वाला हूँ उन कहानियों के बीच जो दुनिया भूल चुकी है या भूलना चाहती है। साइनाइड मोहन। 2009 में कर्नाटका के बंटवाल तालुक के बारीमार गांव में एक 22 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम था अनीता मूल्या। अनीता एक कुंबर समाज की साधारण और ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की थी। अनीता का सपना था कि वो लाइफ में सेटल हो जाए, एक अच्छे से जॉब में लग जाए और अपनी शादी बहुत अच्छे धूमधाम से करे। 17 जून 2009 को अनीता बिना बताए घर से निकलती है एंड देन अनीता goes missing. No one at her place knew where she was. अनीता की फैमिली पुलिस में रिपोर्ट लिखाती है, फिर होती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू। एंड एट दैट टाइम इन अराउंड 2009 में लव जिहाद के ऊपर से भी बहुत मचमच चालू थे। तो एट फर्स्ट सबको लगा कि ये एक लव जिहाद वाला केस है एंड पूरे शहर को तब तक पता चल चुका था। धार्मिक संगठन और लोगों ने प्रेशर बनाया कि लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसे लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर नांजुंडे गौड़ा। 18 जून को अनीता के गांव से लगभग 160 किलोमीटर दूर हसन शहर के एक पब्लिक टॉयलेट में अनीता की लाइफलेस बॉडी मिलती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अनीता के मुंह से किसी तरह का फेस निकल रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि अनीता ने पॉइजन खाकर हत्या कर ली है। अनीता की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में साफ साफ दिख रहा था कि अनीता की मौत साइनाइड की वजह से हुई थी। अगर आपको नहीं पता साइनाइड क्या होता है तो साइनाइड का पूरा नाम है पोटेशियम साइनाइड, which is highly toxic white crystalline salt used in chemical industries and gold mining. Even गोल्ड को क्लीन करने के लिए साइनाइड का यूज़ किया जाता है। पुलिस को शक होने लगा कि अगर अनीता को सुसाइड करना ही था तो वो अपने गांव से 160 किलोमीटर दूर आकर एक पब्लिक टॉयलेट में अपनी जान क्यों देना चाहेगी। फिर पुलिस ने और गहराई से इन्वेस्टिगेशन चालू की और फिर जब फ़ोन रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला अनीता गायब होने से पहले किसी से घंटों बात करती थी। ये नंबर रजिस्टर था मडिकेरी के रहने वाले श्रीधर के नाम पर। लेकिन जब पुलिस मेडिकेरी पहुंची तो पता चला कि ये फ़ोन श्रीधर नहीं बल्कि उसकी बहन कावेरी यूज़ कर रही थी, जो खुद 17 मार्च 2009 को लापता हो गई थी। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। फिर पुलिस ने कावेरी के कॉल रिकॉर्ड्स पुल अप किए। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कावेरी को 2 अननोन नंबर से बहुत फ्रीक्वेंट कॉल आते थे। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि उसमें से एक नंबर पुतूर की विनुता नाम के एक महिला का था और दूसरा नंबर पुष्पा का था जो कासरगोड केरला की थी। पुलिस 2 टीम बनाकर विनुता और पुष्पा के घर जाते हैं और फिर जो होता है वो जानकर पूरी पुलिस डिपार्टमेंट जो ये केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो सारे शॉक हो जाते हैं। दोनों लड़कियां पुष्पा और विनुता दोनों भी कहीं समय से गायब हो चुके थे। दैट मीन्स दे वर मिसिंग एज वेल। पुलिस को समझ आ गया कि ये सारी लड़कियों का कुछ तो लिंक है। फिर पुलिस वापस से दोनों लड़कियों के कॉल डिटेल्स निकालती है। उसमें से पता चलता है कि पुष्पा और विनुता को भी एक अननोन नंबर से कॉल आते थे। अगेन जब
पुलिस उस फ़ोन नंबर के ओनर का पता लगाते हुए उसके घर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तब पता चलता है कि ये नंबर जिस लड़की का है वो भी इन्हीं दोनों की तरह गायब हो चुकी है। और फिर वापस सेम उस लड़की को भी किसी अननोन नंबर से कॉल आते थे और फिर वो भी गायब हो चुकी थी। और इसी तरह पुलिस गहराई तक पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन करके। उनको ये पता चलता है कि अराउंड 20 गर्ल्स हैव गॉन मिसिंग फ्रॉम द ईयर 2003 टू 2009 विद द सेम पैटर्न। कोई सेम तरीके से इन लड़कियों को गायब कर रहा था। पुलिस को एक चीज़ क्लियर थी कि ये सब किडनैपिंग और मर्डर एक ही पैटर्न से किए जा रहे थे। पहले पुलिस को लगा इसके पीछे कोई लोकल गैंग या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग शामिल है जो महिलाओं को फंसाकर किडनैप करके और फिर साइनाइड दे के मर्डर कर रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी किलर तक पहुंचने का, पर कोई सबूत सामने नहीं आ रहे थे। फिर जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आए तब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल क्लू सामने आता है। जो 20 लड़कियां मिसिंग थी उन सबके सिम कार्ड जिस फ़ोन से यूज़ किए गए थे उन सभी का IMEI नंबर सेम था। मतलब एक ही फ़ोन से ये सारे नंबर्स को यूज़ किया गया था। फिर पुलिस इसी IMEI नंबर के थ्रू उस ओनर को ढूंढने लग जाती है। फिर उन्हें मैंगलोर के पास के एक शहर देरलकट्टे से धनुष नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो वो फ़ोन यूज़ कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन पे पता चलता है कि वो फ़ोन उसे उसके नेफ्यू ने दिया था जिसका नाम था मोहन कुमार। मोहन कुमार कर्नाटक के एक छोटे से गांव से था। मोहन का जन्म 6 अप्रैल 1963 में हुआ था। मोहन की फैमिली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक थी। मोहन के मॉम डैड मजदूरी का काम करते थे पैसे कमाने के लिए एंड दे वर वेरी हार्ड वर्किंग। मोहन के 2 भाई और एक बहन थी और सभी पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उसने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया ऊपी नांगड़ी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से और उसके बाद नवंबर 1984 में वो शिरडी प्राइमरी स्कूल कर्नाटका में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर बन गया। मोहन कुमार ने सबसे पहली शादी 1987 में की थी एक मैरी नाम के महिला से, पर कुछ ही समय में वो दोनों अलग हो चुके थे। 1992 में मोहन ने दूसरी शादी की मंजुला नाम के एक महिला से जिससे उसे 2 बेटे थे और फिर साल 2000 के मध्य में मोहन ने सीक्रेटली श्रीदेवी से शादी की जिनसे उसे 2 और बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का। दोनों पत्नियों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पुलिस ने साइनाइड मोहन को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया और मोहन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और फिर एक गवाह सामने आया जिसका नाम था सुमित्रा। एंड टू लेट यू नो हु सुमित्रा वॉज, सो सुमित्रा वो महिला थी जिसे मोहन ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, पर उसने मोहन को साफ मना कर दिया था एंड दैट्स व्हाट केप्ट हर सेफ। पुलिस ने सुमित्रा के मदद से मोहन को एक बस स्टॉप पर मिलने बुलाया। जब मोहन एक प्री प्लान्ड बस स्टॉप पर सुमित्रा से मिलने आया तो पुलिस ने उसे 21 अक्टूबर 2009 को गिरफ्तार कर लिया। अरेस्ट के बाद मोहन कुमार से पूछताछ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि मोहन अपने विक्टिम्स बहुत सोच समझकर चुनता था, मेनली जिनके ऊपर शादी का प्रेशर था ऐसी लड़कियों को मोहन टारगेट करता था और फिर उन्हीं के जाति का हूँ ये बताकर शादी का प्रस्ताव रखता था। मोहन का मारने का तरीका बहुत ज़्यादा ब्रूटल और हार्टलेस था। वो इन लड़कियों से शादी करता, फिर उन्हें कोई लॉज में ले जाता, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर उन्हें पब्लिक टॉयलेट के पास ले जाकर उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देकर कहता कि तुम्हें ये खाने के बाद वॉशरूम यूज़ करने जैसा लग सकता है। फिर लड़कियां मोहन की बातों में आकर उसी पब्लिक वॉशरूम में जाती और फिर मोहन द्वारा दिए हुए पिल को लेती।
पर उन मासूम लड़कियों को ये नहीं पता था कि जो पिल वो ले रही है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं, कि हाईली टॉक्सिक साइनाइड से बनाई गई पिल्स है जो उन्हें कुछ ही सेकंड्स में तड़पा के मार डालेगी। मोहन उन लड़कियों को वही पब्लिक टॉयलेट में मरने के लिए छोड़ देता था और फिर होटल रूम में आकर उनके पैसे, उनके ज्वेलरी सब लेकर फरार हो जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगभग 32 महिलाओं के लापता होने और मिस्टीरियस मौत के केसेस मिले थे, जिनमें एक ही तरह का पैटर्न था। सभी महिलाएं गरीब परिवार से थी, शादी की उम्र में थी और किसी न किसी दबाव में थी, लेकिन सभी केसेस में कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिल पाए। कुछ केसेस में लाश भी नहीं मिल पाई क्योंकि ये सारे मर्डर्स मोहन ने बहुत सालों से करते हुए आया था और इन लड़कियों के घर से मीलों दूर जाकर वो उन्हें पब्लिक टॉयलेट में भेज के मारता था। इसी कारण से पुलिस को लगा कि ये आत्महत्या के केसेस है और आत्महत्या समझकर इन्हीं बॉडीज़ को क्रीमेट कर दिया जाता था बिफोर द बॉडी स्टार्ट्स टू डीके। इसी वजह से कोर्ट में सिर्फ 20 महिलाओं के कत्ल के केसेस मोहन कुमार पर सिद्ध किए जा सके। इन्हीं 20 हत्याओं के लिए कोर्ट ने पहले उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन बाद में जब केस हाई कोर्ट गया तो फांसी की सज़ा हटाकर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। हालांकि पब्लिक और कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ने ये फैसले पर आपत्ति भी जताई, पर स्टिल मोहन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। ही इज़ स्टिल अलाइव इन हिंडलगा सेंट्रल प्रिजन बेलागावी। इसी के साथ आज का केस यही ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।